वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के करीब जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। शाम ढल रही थी। आसमान में बादल छाए होने से सूरज की रोशनी एक अलग ही लालिमा उत्पन्न कर रही थी। हम सब इससे जानते हैं। सूरज किरणों के प्रकीर्णन से ये वातावरण उत्पन्न होता है, मगर फिर भी इंसान मन की कल्पना है कि न जाने इसके पीछे क्या क्या रूप ले लेता है। बादलों की आकृति कितने तरह की कलाकृतियां बनाती हुई हमारे आंखों को मोह लेती है। चारों ओर फैली रक्तिम आभा, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति खून से नहा गई है। यही सब दृश्य अपनी खिड़की से मैं उपभोग कर रहा था। तभी अचानक एक आवाज सुनकर चौंक पड़ा। कैसे हो विभूति? मुड़कर देखा तो सामने तारानाथ और किशोरी खड़े थे। मैं आश्चर्यचकित हो उठा। तारानाथ मेरे यहां? ये तो वही बात हो गई कि कुआं खुद चलकर प्यासे के पास आ गया। अरे तारानाथ जी, आप आइए आइए, आज इधर कैसे निकल आए? अरे भाई, बहुत दिनों से कहीं आना जाना नहीं हुआ था, सोचा थोड़ा घर से बाहर निकलकर हवा लगाई जाए। और फिर सुनने में आया तुम्हारी पत्नी भी मायके गई हुई है। किसी तरह से महाराज हाथ पांव जलाकर खाना पका रहे। किशोरी जब आया तो मैंने उससे कहा, भाई विभूति तो आज नहीं आ पाएगा, और अकेले किशोरी को मैं टैकल नहीं कर सकता। इसकी वो उल जलूल बातें। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कबूल जलूल बातें करता हूं? नहीं नहीं, तुम तो परम प्रसाद की बातें करते हो। खैर छोड़ो, ये लो पकड़ो। मेरे हाथों में उन्होंने एक डब्बा पकड़ा दिया। ये तुम्हारी चाची ने तुम्हारे लिए खाना बना कर दिया है। आज रात को कम से कम हाथ नहीं जलाना पड़ेगा तुम्हें। अरे इसकी क्या जरूरत थी? हाँ, और साथ में ये भी है, आज आप जाइए रसोई में, फटाफट चाय बनाइए और इन्हें डालकर ले आइए। साथ में भजिया पकौड़े वगैरह भी थे। ये तो खैर हमारा नियम ही है, मगर ये सब तारानाथ के घर पर होता था, आज मेरे घर पर ही। कुछ देर में मैं चाय बनाकर ले आया। हम सभी नाश्ता करने लगे। चाय की प्याली में मुंह डुबाते हुए मैंने कहा, तारानाथ जब आए हैं तो एक गजब की घटना हो जाए। आया हूं तो घटना सुने बिना तुम लोग छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। खैर आज तुम लोगों को एक जबरदस्त घटना बताता हूं। तुम लोग कभी जंगल घूमने गए हो? हाँ, ये तो 2017 में बांधवगढ़ गए थे। कहाँ ठहरे थे? लॉज में। जंगल जाओ और लॉज में ठहरो तो फिर क्या आनंद। जंगल घूमने जाओ तो किसी जंगल हट रिसोर्ट में ठहरो, तब पता चलेगा जंगल किस चीज का नाम है। ऐसे ही एक जंगल हट रिसोर्ट की बात बताता हूं। घटना बांदीपुर के जंगलों की है। सुना है तुम लोगों ने? जी हाँ, सुना तो है, मगर जाने का कभी सौभाग्य नहीं मिल पाया। बेंगलोर से मैसूर जाने के रास्ते में ऊटी के पास ये पड़ता है। बहुत अद्भुत जगह है। मैं कुछ सालों पहले वहां गया था। वहां एक ऐसे ही फॉरेस्ट हट रिसोर्ट है, प्रकृति। उसे एक हस्बैंड वाइफ मिलकर चलाते हैं, प्रशांत और कृति। बहुत सहृदय लोग, और वैसे ही उनका हट।
विदेशी सैलानियों की तो भीड़ लगी रहती है। मतलब पहले से अगर बुकिंग करके न जाओ तो फिर क्या कहने, और बुकिंग भी 2-3 महीने से पहले की तो मिले ही ना। और वैसे ही समझदार कुशल लोग और उतना ही अच्छी व्यवस्था। खैर, ये बात कुछ सालों पहले की। एक दिन अचानक प्रशांत का फोन आया। आवाज काफी गंभीर थी। इधर उधर की बातें करके बोला, दादा एक बार आ सकेंगे यहाँ? मैंने हाँ कर दिया। वैसे वो मई का महीना था, तब सैलानियों की भीड़ नहीं होती है, सीजन ऑफ कह सकते हो। टीपू सुल्तान की नगरी मैसूर मैं ट्रेन से पहुंचा। स्टेशन पर ही कार्तिक था, शांत का ट्रेन ड्राइवर, मेरे लिए ही आया था। वहीं एक होटल में गर्मा गर्म इडली सांभर और वहां की फिल्टर कॉफी पीकर मैं गाड़ी में बैठकर निकल पड़ा। रास्ते में कार्तिक से बातचीत होती रही, मगर ये लोग जब रास्ते में गाड़ी चलाते हैं ना, जंगल के रास्ते में ज्यादा बातें नहीं करते। अब हम लोग का क्या है, हमें तो बातें करने वाला साथी चाहिए, मगर वो हाँ में ही ज्यादा बातें करता था। जंगल की अद्भुत छटा का आनंद उस गाड़ी से ले रहा था। यहां मैं तुम लोगों को अपनी एक बदकिस्मती बता दूं कि जंगल में मुझे कभी शेर प्रत्यक्ष नहीं दिखा, उस दिन भी नहीं। हाँ, छटा बहुत प्यारी थी, चिड़ियों की चहचहाट, कुछ दूरी पर हिरणों के दौड़ते झुंड। तभी अचानक एक मोर आवाज करता हुआ हमारी गाड़ी से कुछ ही दूरी पर उतरा और फिर दूसरी तरफ उड़ गया। अंत में एक जगह पर आकर गाड़ी रुक गई। यहां से गाड़ी जाना नहीं सकती थी, पैदल ही जाना होता था। दोनों तरफ बांस के जंगल और के बीच से चलकर जाओ। आसपास पक्षियों का अत्यंत कलरव था, सभी भोजन में व्यस्त थे। इंसानों की आवाजाही यहाँ ज्यादा नहीं होती है, इस वजह से कोई इंसान अचानक आ जाए तो पक्षी डरते भी नहीं है। गर्मी के इस समय कीड़े मकोड़े और साथ साथ सांप सभी जमीन से बाहर आ जाते हैं। ऐसे में ऐसे रास्तों पर बहुत संभल कर चलना होता है, अन्यथा किसी कीड़े या फिर सांप का ग्रास बनने में समय नहीं लगेगा। अंत में हम जंगल रिसोर्ट में पहुंचे। प्रशांत ने मेरा स्वागत किया, मगर लड़के के चेहरे में अजीब सी खामोशी थी। वो हंसता खिलखिलाता प्रशांत मुझे नहीं दिखा। पहले लगा सीजन ऑफ होने की वजह से शायद ऐसा होगा। हम बैठकर बातें कर रहे थे, मगर आश्चर्य, इतनी देर तक बात होने के बाद भी कृति नहीं आई। कृति एक बहुत ही मिलनसार और मृदुभाषी महिला है, और सच कहूं तो रिसोर्ट उसके इस मृदुभाषी व्यवहार की वजह से ही ज्यादा चलता है। आने वाले मेहमानों से ऐसे घुल मिल जाती है कि जैसे बहुत समय से उनसे पहचानती हो, और मेहमान भी उसके इस व्यवहार पर बार बार लौटकर उनके रिसोर्ट आते हैं। प्रशांत से अभी मैं बातें कर ही रहा था, तभी अचानक ऐसा लगा जैसे जैसे बाहर तेज आंधी आई हो। प्रशांत उठकर बाहर दौड़ा, अब मैं अभी आता हूं। फिर मैं अपने कमरे में चला गया। यहां कमरा बोलने को छोटी छोटी झोपड़ियों जैसे बने होते हैं, जिसमें 1 या 2 बेड लगे होंगे। आसपास बांस के बेड़े हैं। जंगल की हालत ऐसी है कि यहां आने पर टूरिस्टों से पहले बॉन्ड भराया जाता है कि जंगल में अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो वो खुद जिम्मेदार होंगे। समझ सकते हो।
जब रात में आसपास ही तुम्हें हाथियों का झुंड कलरव करता सुनाई दे, बांस की कोमल कलियां खाता सुनाई दे, या फिर किसी शेर या चीते की दहाड़ से अचानक तुम्हारी नींद टूटे, तब पता चलता है असली जंगल क्या होता है। और बाड़े के वो पतले पहरेदार क्या तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं? हाँ, यहां पर रक्षा करने के और भी साधन थे। अब इनके ट्रेंड गार्ड, बंदूकधारी और उसके साथ साथ 4 एल्शीशियन कुत्ते और एक डॉबरमैन। देखो तो ऐसा लगता जैसे राक्षस। नाम ब्रूनो, मगर वैसे ही ट्रेंड। मैं जब रिसोर्ट गया तो एक तरह से उसने भी मेरा स्वागत ही किया था। ट्रेंड डॉग जो ठहरा, सैलानियों की आवाजाही से वो परिचित है, इसलिए अनाकारण किसी पर भौंकता या हमला नहीं करता। दोपहर का खाना खाकर मैंने एक लंबी नींद ली। नींद खुली तो चारों ओर अंधेरा उतर गया था। सब तरफ लालटेन की रोशनी थी। जंगल तमतमा रहा था झींगुरों, भेड़ियों और लोमड़ियों की आवाज से। दूर कहीं बंदरों का कलरव बताता था आसपास ही शेर वगैरह होंगे। डाइनिंग रूम में पहुंचा तो वहां लालटेन की रोशनी में प्रशांत बैठा था। सामने बुने हुए काजू, चिकन पकौड़ा और फिल्टर कॉफी। मुझे देखते ही बोला, आइए दादा, आप ही का इंतजार था। वो दोपहर के लिए माफी चाहूंगा, थोड़ी परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि अचानक मुझे जाना पड़ा। आशा करता हूँ स्टाफ ने खाना आपको अच्छे से खिलाया होगा। अरे खाने की क्या बात करते हो, तुम्हारे यहाँ तो आने के बाद मेरा वजन बढ़ जाता है। अच्छा, अब जल्दी से बताओ तो मुझे यहाँ किस लिए बुलाया? और कृति कहाँ है? सवेरे से दिखी नहीं। मैं आया हूं सुनकर भी। वही तो परेशानी है दादा, कृति अब वो कृति नहीं रही। आप उसे देखेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे। मगर क्यों, ऐसा क्या हुआ? ये तो मेरी समझ से भी परे है। आजकल वो किसी से मिलती जुलती नहीं है, अकेली रहती है। और पर ये सब अचानक कैसे? कोई खास कारण? खास कारण बोलने से एक ही बात मुझे समझ में आती है और वही मैं आपको बताता हूं। पिछले महीने की बात है। अचानक एक वृद्धा यहां ठहरने के लिए आए, पर उसने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की थी। वैसे आप तो जानते हैं हमारे यहाँ ऑनलाइन बुकिंग बिना कोई आता नहीं है, बट सीजन ऑफ है, कमरे खाली थे तो कोई परेशानी नहीं हुई। महिला का स्वभाव बड़ा अजीब सा था। सफेद साड़ी, सिर पर सफेद बाल, दिन भर कमरे में बंद ही रहती, खाना वगैरह भी वहीं खाती। स्टाफ जाकर दरवाजे पर नॉक कर देता, बस उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन था उन्हें डिस्टर्ब न किया जाए। और दोपहर को कांधे में एक झोला लटकाए जंगल में निकल जाती। हालांकि उन्हें मना भी किया था, इस तरह से जंगल में घूमना ठीक नहीं, बट आप तो जानते हैं हम लोग बॉन्ड भरवा लेते। ऐसे में अगर कुछ होता तो उन्हीं की जिम्मेदारी होती। बट धीरे धीरे दिन बीतते गए। महिला का आचार व्यवहार बहुत अजीब सा था। अचानक उनके कमरे की तरफ से बहुत बुरी बांस आने लगी। हम लोगों ने इस बात के लिए उन्हें कहा भी था, तो उन्होंने कहा वो पूजा पाठ वगैरह करती हैं, हवन वगैरह की गंध होगा। बट वो हवन वगैरह का गंध नहीं था। जब वो गंध असहनीय हो गई तो एक दिन
उनके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया। महिला गुस्से के साथ बाहर निकली और हम लोगों पर फट पड़ी। पैसे देकर रह रही है, उससे डिस्टर्ब किया जा रहा है, ये कहने लगी। बट दरवाजा खुलते ही जिस तरह की बांस उसके कमरे से आ रही थी, मुझसे रहा न गया। मैंने जोर जबरदस्ती कर अपने स्टाफ के साथ उसके कमरे में प्रवेश किया और अंदर का दृश्य देखकर मैं ऊपर से नीचे तक हिल गया। कमरे में ढेर सारे पक्षियों के मरे हुए शरीर, पंख वगैरह पड़े हुए थे। और सबसे आश्चर्यजनक बात थी उसके बेड पर एक मरा हुआ लोमड़ी का शरीर पड़ा था और उसी के सड़ जाने की वजह से यहां पर ऐसी बांस आ रही थी। मैं आश्चर्यचकित हो उठा, क्या करूं समझ में नहीं आया। दूसरी तरफ महिला अत्यंत क्रोधित हो रही थी और गालियां भी दे रही थी। पर मैंने जोर जबरदस्ती करके उनसे वो कमरा खाली कराया, कमरे की सफाई कराई। वो अत्यंत क्रोधित होकर हैंकर नजरों से कृति की तरफ देख रही थी और फिर हंसते हुए हमें अपने कर्मों की सजा मिलेगी कहकर जंगल में न जाने कहां गायब हो गई। हमने उन्हें खोजने की कोशिश की थी पर मिली नहीं। और इसके बाद से ही कृति तभी अचानक मेरे सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ उसे देखकर मैं भी आश्चर्य से भर उठा। मेरे सामने कृति खड़ी थी, मगर ये वो कृति कभी नहीं हो सकती जिससे मैं मिला था। बिखरे बाल, शरीर पर सफेद रंग की साड़ी, माथे पर न सिंदूर न टीका और सबसे आश्चर्यजनक बात, उसने मंगलसूत्र नहीं पहना था। जहां तक मैं उस तरफ की महिलाओं को जानता हूं, वो मंगलसूत्र को बहुत इंपॉर्टेंट मानती है और सुहाग की उस निशानी को पति के जीते जी वो कभी भी शरीर से दूर नहीं करती हैं। मगर कृति ने ऐसा किया हुआ था। वो हवा में जैसे कुछ सूंघने की कोशिश कर रही थी और तभी हवा में गूंज उठी ढेर सारे सियारों के रोने की आवाज। सारा जंगल जैसे कांप सा उठा था। अचानक कृति चीखी, मुझे जाना होगा, वो मुझे बुला रहे हैं। और फिर एक पलक दौड़ पड़ी जंगल की तरफ। प्रशांत भी उसके पीछे भागा। कृति कहां जा रही हो तुम? मत जाओ उधर। गार्ड्स कुत्तों को लेकर उनके पीछे दौड़े और मैं भी दौड़ पड़ा उनके पीछे। यहां एक बात और बता दूं कि जंगल हट में जब भी कोई चेक इन करता है तो उसे कुछ खास सामान दिए जाते हैं, जैसे गमबूट और एक 5 सेल का टॉर्च। यहां रातों को रोशनी का साधन नहीं है और वॉशरूम वगैरह भी बाहर ही बने होते हैं। रास्ते में आते जाते या फिर वॉशरूम के आसपास सहजी सांप बिच्छुओं का डेरा हो सकता है। ऐसे में यह टॉर्च बहुत जरूरी होता है। मैं वो टॉर्च लेकर ही प्रशांत और कृति जिधर गए थे उधर दौड़ पड़ा। कृति बेसहाशा पागलों की तरह दौड़ी चली जा रही थी। प्रशांत उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। मैंने टॉर्च की तेज रोशनी कृति की आंखों में मारी। अगले ही पल जैसे वो लड़खड़ा कर प्रशांत की बाहों में बेहोश हो गई। रात को सोते हुए कई बार मेरी नींदें टूटी। पास ही हाथियों के दल का कलरव हो रहा था। रह रहकर दूर शेर की गर्जना हो रही।
और इसके साथ साथ मेरे दिमाग में कई प्रश्न गूंज रहे थे कि आखिर आखिर कृति का ये रूप, तो ये रूप की वजह क्या थी? किशोरी बोल पड़ा, अभी से मैं तुम्हें ये बताकर कहानी का सस्पेंस खत्म कर दूं। वाह किशोरी बाबू, मैं इतना चालाक नहीं। अरे इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी के बीच में आप लोग कहां? आप कहानी जारी रखिए। ठीक है। अगले दिन सुबह मैं और प्रशांत चिंतित मुख से बैठकर कॉफी पी रहे थे। मैंने उस दिन एक बात लक्ष्य की। जंगल में बहुत जगह पक्षियों का डेरा देखा था मैंने, मगर रिसोर्ट के आसपास पक्षी नहीं दिखाई दे रहे थे। अपितु कौवे बहुत तादाद में थे। उनके कांव कांव का शोर कानों को फाड़े दिए जा रहा था। मैं कुछ खास काम से शहर जाने निकला। कार्तिक मेरे साथ था। अचानक सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरफ नजर गई। डिश की छतरियां लगी हुई थी उसमें। कार्तिक ने बताया, नया होटल बन रहा है साहब, एलिफेंट नाम से। शहर की सारी सुख सुविधाओं को यहां तक लाने की कोशिश। मैं शहर जाकर शाम तक ही लौट पाया। काम ही ऐसा और इतना महत्वपूर्ण था, मगर जो जानकारी लेकर मैं लौटा था वो मेरे लिए बहुत जरूरी और डराने वाली थी। अगले दिन अक्षय तृतीया थी और अगर मैं गलत नहीं था तो वो प्रशांत के जीवन का अंतिम दिन भी हो सकता था। मुझे जो कुछ करना था एक ही दिन में करना था। शहर से वैसे मैं बहुत सी सामग्री वगैरह ले आया था, जरूरी थी तो तैयारी करने की। अगले दिन सवेरे से ही मैंने सबको सावधान कर दिया था। गार्ड्स बंदूकों से लैस रहे और मेरे साथ प्रशांत और कार्तिकेय दोनों राइफलों से युक्त। धीरे धीरे शाम ढलने लगी। आसमान में ऐसे ही लाल रंग की छटा थी, पर आज की लाल रंग की छटा जिस तरह से किशोरी के मन में आनंद पैदा कर रही, उस दिन मेरे मन में डर के भाव पैदा कर रही। तभी मेरा वो डर और अधिक बढ़ गया जब मैंने देखा आसमान के कोने से काले रंग का बादल उत्पन्न होकर उस लालिमा को छाते जा रहा है। बादल की छवि कुछ ऐसी है जैसे एक बड़ा सा कौवा आसमान को ग्रास कर रहा है। धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा। जंगल अपने डरावने रूप में आने लगा और तभी सियारों के रोने की आवाज आने लगी। चीख पड़ी थी कृति, मुझे जाना होगा, मुझे बुला रहे हैं, मुझे बुला रहे हैं। वो फिर दौड़ पड़ी जंगल की तरफ, मगर आज उसे किसी ने रोका नहीं। मैं उसके पीछे पीछे दौड़ता चला गया। जंगल में एक खास दिशा में वो दौड़ रही थी। कुछ रास्ता तय करने के बाद दो और परछाइयों ने भी उसका पीछा लिया। कार्तिकेय और प्रशांत।
जिन्हें मैंने ही पहले से उस जगह पर ठहरा रखा था। दौड़ते दौड़ते कृति जंगल के ठीक बीचों बीच पहुंची और तभी सामने का दृश्य देखकर हम सभी चौंक उठे। अग्नि कुंड धू धू कर जल रहा था और उस कुंड के उस पार एक वृद्धा स्त्री बैठी थी, जिसके माथे के सफेद बाल हवा में लहरा रहे थे। कृति को आते देखकर चीख पड़ी वो, आओ, आ जाओ, तुम्हारा ही इंतजार था, तुम्हें तो आना ही था। और जैसे ही कृति को देखकर वो खड़ी हुई, मैं आश्चर्यचकित हो उठा। वृद्ध महिला पूर्णतः निर्वस्त्र थी। उसने कृति को एक जगह बैठाया और फिर अजीबोगरीब मंत्रोच्चारण से जंगल गूंज उठा। कृति अपनी जगह बैठे बैठे जैसे झूम रही थी। तभी अचानक उस महिला ने पशु मांस की आहुति दी। मैं पहले से ही अनुभव कर चुका था यज्ञ में यही सब होगा, इसलिए मुझे कुछ आश्चर्य नहीं था। मांस जलने की बदबू से पूरा जंगल भर गया और तभी मैंने देखा उस महिला ने कृति का हाथ आगे की तरफ खींचा और एक धारदार चाकू अपने हाथों में रख लिया। अब मेरे काम करने का समय था, क्योंकि अगर कृति के हाथ के खून का एक भी बूंद उस यज्ञ कुंड में गिर जाता तो अनर्थ हो सकता था। महिला चीख पड़ी, माँ, माँ, आ प्रकट हो, तुझे मैं आहुति देती हूँ। और इससे पहले कि कृति का हाथ वो काट सकती, हम तीनों ही वहां झपट पड़े। हम लोगों की उपस्थिति देखकर वो थोड़ा सा आश्चर्यचकित अवश्य हुई, मगर हम कुछ कर नहीं सके। एक झटके में उसने कार्तिकेय को दूर फेंक दिया, जैसे एक वित्तीय आवरण उस जगह बना हुआ हो। और विश्वास करोगे, मैं तारानाथ भी उस आवरण को पार न कर सका और दूर छिटक गया। और अगले ही पल कृति के हाथों से खून की बूंदे यज्ञाहुति के रूप में पड़ी। कार्तिकेय दूर पड़ा करहा रहा था, मगर प्रशांत हिम्मत दिखाकर बंदूक की नोक पर कृति को वहां से छुड़ाने की कोशिश कर रहा। पर अगले ही पल जो हुआ वो और डराने वाला था। मेरे पलक झपकते ही कृति ने प्रशांत के गले में चाकू लगाकर उसे अपने कांख में दबा रखा था। दादा, दादा! प्रशांत चीख पड़ा। मैं समझ रहा था इस वक्त कृति अपने होशो हवास में नहीं है। महिला अट्टहास कर रही थी। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। मैं समझ नहीं पा रहा था मैं क्या करूं। मैं उस महिला को परास्त तो कर देता, मगर कृति को कैसे रोकूं, कैसे प्रशांत की जान बचाऊं। मेरा असली लक्ष्य तो प्रशांत को बचाना ही था, मगर पूरी तरह से निष्फल होता जा रहा था। तभी अचानक हवा में एक जैसे दहाड़ सी गूंजी और वो महिला चीख पड़ी। टॉवरमैन ब्रूजो कूद पड़ा था उस महिला के ऊपर। अगले ही पल महिला की गर्दन उसके जबड़ों पर थी। जंगल अब भी महिला की चीखों से गूंज रहा था और अचानक ही कृति लड़खड़ाकर गिरने लगी। प्रशांत ने तुरंत ही उसे संभाला। मैं और कार्तिकेय उठकर गए और उन दोनों को संभाला और हम तुरंत ही
जंगल से वापस आ गए। प्रीति को 2 दिनों तक अस्पताल में रखा गया। उसके बाद वो घर लौट आई, बेहद कमजोर, मगर पहले की तरह हंसती खेलती कृति। बाद में फॉरेस्ट ऑफिसर से पता चला था जंगल में एक महिला की बहुत ही पूरी तरह से शत विक्षत लाश मिली। सीआरओ ने लाश को बहुत बुरी तरह से नोच खाया था, इसलिए पहचान में नहीं आया आखिर वो कौन थी। पर इस सारी घटना का सार कुछ समझ में नहीं आया। यही बाद में मुझसे कृति और प्रशांत ने भी पूछा था, और फिल्टर कॉफी की खुशबू और चुस्कियों के साथ मैंने उन्हें बताया, देखो, तंत्र में 10 महाविधा को माना जाता है, जिसमें से 7वीं महाविधा है मां धूमावती। मां का स्वरूप अत्यंत मलिन है। वो विधवा स्वरूपा है, श्वेत साड़ीधारी, कौवा उनका वाहन है। अत्यंत कठिन साधना है उनकी, परंतु तंत्रोपचार जैसे मारण, मोहन, सम्मोहन इत्यादि को सिद्ध करने के लिए साधक उनकी उपासना करते हैं और सिद्ध कर लेने पर इसमें सफल भी हो जाते हैं। यहां भी मां धूमावती की साधना ही की गई थी, विशेष तौर पर तुम लोगों को बर्बाद करने के लिए। किसी का लक्ष्य था प्रीति के हाथों प्रशांत तुम्हें मरवा देना, जिससे कृति को फांसी या उम्र कैद हो जाए। ये कौन था, ये जानने से पहले मां धूमावती की कथा सुनाता। एक बार जंगल में भ्रमण करते हुए मां पार्वती को बहुत भूख लगी। उन्होंने शिवजी से भोजन देने की बात कही, मगर इस घने जंगल में भोजन का इंतजाम शिवजी नहीं कर पाए। तब भूख से व्याकुल होकर मां पार्वती शिवजी को ही खा गई। बाद में शिवजी ने अनुरोध किया तो फिर उन्होंने उन्हें जीवित उगल दिया, मगर पार्वती के इस कृत्य से शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उन्हें शाप दिया कि उन्हें वैधव्य का शोक भुगतना होगा। और इसी से मां पार्वती का स्वरूप मां धूमावती के रूप में प्रकट हुआ। अब बात है कि इस सारे खेल का राज क्या है। तो वो मुझे पता चला था जब मैं उस कमरे की तलाशी ले रहा। वैसे माफ करना, तुम लोग को बिना बताए ही मैंने तुम्हारे स्टाफ के जरिए वो कमरा खुलवाया था। सोचा था उस महिला के बारे में कुछ तो सुराग मिलेगा, मगर सब कुछ साफ हो चुका था वहां से। तभी मुझे एक सुराग हाथ लगा, एक कागज का टुकड़ा। प्रशांत ने कागज का टुकड़ा हाथ में लिया और चौंक पड़ा। ये क्या लिखा है, पढ़ो। ELEPHENT 1786। पहचानते हो उस टुकड़े को? ऐसा तो बड़े होटलों में गेस्ट को दिया जाता है। वाईफाई का पासवर्ड? वाईफाई का पासवर्ड किसका? एलिफेंट कहां? तुम्हारे वहां जो नया रिसोर्ट बन रहा है। उस दिन मैं शहर खास इसी बात की तलाशी लेने गया था और मुझे पता चला कि एलिफेंट रिसोर्ट वाले इसी तरह बहुत से अभयारण्यों में अपने होटल बना रहे हैं और इनका लक्ष्य होता है वहां के छोटे रिसोर्टों को खरीद लेना। ऐसा बहुत से जंगल रिसोर्टों में इन्होंने किया है और इस तरह से एस्टैब्लिश भी हो रहे हैं। वो जब यहां आए
तो उनकी नजर पड़ी तुम्हारे रिसोर्ट पर इस पर कब्जा करना उनके लिए आसान न था, क्योंकि तुम इसे बेचोगे नहीं और गुंडे वगैरह लगाकर तुम लोगों से जीत पाना उनके लिए संभव नहीं था, क्योंकि तुम यहाँ की काफी फेमस पर्सनालिटी हो। तो उन्होंने एक दूसरा ही खेल निकाला, और वो खेल था तुम्हें मरवा देना। और कुछ ऐसे कि कृति भी यहां ना रह पाए। फिर लंबे समय तक रिसोर्ट बंद रहता, तो कुछ सरकारी हेरफेर करके वो इस रिसोर्ट पर कब्जा कर लेते, और ये काम उन्होंने परोक्ष रूप में करने की कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने भेजा उस महिला को। महिला ने सोचा था वो चुपचाप रिसोर्ट में रहकर काम कर लेगी, पर सियार के मरने की बदबू ऐसे फैलेगी उसने सोचा न था। इसलिए उसका काम अवश्य अधूरा रह गया, मगर उसने कृति को अपने वश में कर लिया और अपना असली काम करने की तारीख उसने चुनी कल की रात। कल अक्षय तृतीया की रात थी, तंत्र जगत की बहुत महत्वपूर्ण तिथि। वो तो ईश्वर की कृपा कहो या चमत्कार, ऐन वक्त पर अगर ब्रूजो ने कमाल ना दिखाया होता तो शायद मैं भी तुम लोगों की रक्षा नहीं कर पाता। ब्रूजो प्रशांत की गोद में सर रखकर बैठा हुआ था। प्रशांत प्यार से उसके सिर पर हाथ फेर रहा।